हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और अभी जो मंथ चल रहा है सितंबर मंथ, दैट इज़ अ PCOS अवेयरनेस मंथ। हमारी जो PCOS की वेब सीरीज़ जो चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए जैसे हमने बताया है कि एडोलेसेंट PCO क्या होता है, PCOS विथ इनफर्टिलिटी क्या होता है, PCOS के सिम्टम्स क्या होता है, PCOS की ट्रीटमेंट क्या होती है। आज मैं बताने वाली हूँ कि PCOS की वजह से या तो PCOS वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, शायद आप सबने सुना ही होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस या तो डायबिटीज़, तो ये क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन से पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो व्हाट इज़ बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे आप सबको पता है कि PCOS जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल हम टीनेजर गर्ल्स में भी यह प्रॉब्लम बहुत ही देख रहे हैं। 10 में से 9 लड़कियों को PCOS की प्रॉब्लम होती है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, जैसे आपको मैं बताऊं कि PCOS एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी हो सकता है और मेनोपॉजल फीमेल जो है उसमें भी उसके इफ़ेक्ट्स दे सकता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि यंग एज में जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीनेजर एज ग्रुप में जो लड़कियां हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम PCOS की वजह से होते हैं। सो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होते हैं, हिर्सुटिज्म होता है, उनको फेशियल हेयर वगैरह डेवलप होते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं और ओवरीज के अंदर सिस्ट वगैरह डेवलप होते हैं। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन से पेशेंट में रहता है, कौन से पेशेंट हाई रिस्क माने जाते हैं। जिन पेशेंट का वज़न ज़्यादा है, जिन पेशेंट की वज़न यानी कि BMI बॉडी मास इंडेक्स अगर मोर देन 25 है, मोर देन 30 है, तो यह जो पेशेंट है वह पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, ओबीज PCO जो है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा जो है कि जिन पेशेंट में जेनेटिकली रिस्क है, यानी कि अगर आपकी मम्मी को, बहन को, मौसी को वगैरह अगर डायबिटीज़ है तो इन पेशेंट में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा है कि म्यूटेशंस वगैरह है, जेनेटिकली जो लिंक्ड देखा जाता है। इवन जो पेशेंट्स हैं जो शुगर इंटेक ज़्यादा है या तो आपका जो राइस वगैरह का इंटेक अगर ज़्यादा रहता है तो इन पेशेंट में भी लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कि नॉर्मली जैसे PCO है तो उसकी वजह से उनको पीरियड्स इरेगुलर की समस्या हो सकती है। दूसरा है कि उनको क्रेविंग होती है कि स्वीट डिशेस है या तो चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ऐसी सब चीज़ों के लिए क्रेविंग होती है। जंक फूड वगैरह जैसे इजी जंक फूड के तरफ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। दूसरा है कि हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जो स्किन है वो ब्लैक हो जाती है, स्पेशली जो नेक का। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो नेक का जो एरिया है वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि ब्लैक कलर का ऐसा बेल्ट जैसा दिखता है। इवन आर्मपिट्स वगैरह है, ग्रॉइन वगैरह है, यह पोर्शन में भी स्किन ब्लैकनिंग के इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। एंड दिस कुड बी बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस या तो हाइपर इंसुलिनेमिया। दूसरा हम देखते हैं कि पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने के लिए हो सकता है। रात में भी अगर यूरिन पास करने के लिए बार बार उठना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, जिसे हम जनरली जो डायबिटिक के जो सिम्टम्स रहते हैं डायबिटिक पेशेंट में, ऐसे सब सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सो अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। इसका जो डायग्नोसिस है, जैसे सेकेंड डे ऑफ मेंसेस पे हम हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं। स्पेसिफिकली इन पेशेंट में फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग इंसुलिन
उसके बाद 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है और 2 आवर्स के बाद 2 घंटे के बाद उनका पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर और पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन लेवल किया जाता है। उसके साथ साथ इनका लिपिड प्रोफाइल जो भूखे पेट ही करना होता है यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और नॉर्मली उसके लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अगर उनका मोर देन 110 यानी 110 to 125 के बीच में आता है, या तो उनका जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल है वह मोर देन 13 आता है, तो यह डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के। दूसरा है कि उनका 3 मंथ्स का जो HbA1c है, यानी कि अगर हमको डायग्नोज करना है कि वह प्री डायबिटिक स्टेज में तो नहीं है ना, तो उसके लिए HbA1c का भी रिपोर्ट किया जाता है। दूसरा उनका लिपिड प्रोफाइल, ऑब्वियसली ओबेसिटी होगा, BMI ज़्यादा होगा तो लिपिड प्रोफाइल भी ऑल्टर रह सकता है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन में वापस मैं वही की वही चीज़ दोहराती हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे कोई भी डिज़ीज़ है। बट यह जो डिज़ीज़ है इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप अगर शुरू करते हो तो उससे बहुत ही आपको फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा, फास्ट आपको डिफरेंस दिखेगा कि आपके जो पीरियड्स हैं उसका फ्लो है, आपके रेगुलर साइकिल्स होने के लिए, और आपको जो भी सिम्टम्स है, जैसे हमने बात किया कि ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह है, वह सब में आपको रिजल्ट दिखेगा इफ़ यू गो फॉर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा है कि आपका वेट लॉस होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी लाइक स्विमिंग है, योगा है, जुम्बा कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, या तो सिंपल वॉकिंग एंड रनिंग आप कर सकते हो, कार्डियो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आपका डाइट जो है, आइडियली आपको डाइटिशियन को मिलना चाहिए जो आपको प्रॉपर आपका डाइट चार्ट वगैरह बना देंगे। लेकिन थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रूटीन जो फूड हैबिट्स है उसमें हाई फाइबर डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मौसम्बी, ऑरेंजेस, जो येलो जो फ्रूट्स हैं यानी मौसम्बी, संतरा है, नींबू है, ऐसे सब फ्रूट्स आप ले सकते हो। हाई प्रोटीन डाइट यानी कि दाल, पल्सेस वगैरह का सेवन आपको ज़्यादा करना है। रॉ वेजिटेबल्स जो रहते हैं, कैबेज वगैरह है, सैलेड वगैरह है, उसका इंटेक आप बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह भी अच्छी रहेगी और आपका जो वेट लॉस है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। दूसरा है आपका वाटर इंटेक जो है, कम से कम आपको 10 से 12 ग्लास वाटर इंटेक करना है। एक्सरसाइज जो मैंने बताया उसको आप रूटीन बना दो कि एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एक्सरसाइज आपको करना है। और एक्सरसाइज भी कैसा कि एरोबिक जो हम बोलते हैं कि आपको पसीना छूटना चाहिए, आपके हार्ट रेट बढ़ने चाहिए, तभी जाके वह एक्सरसाइज आपको फ्रूटफुल होने वाले हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स जो रहते हैं, मेटफॉर्मिन है, मायोइनोसिटॉल है, यह मेडिकेशन आपको स्टार्ट करेंगे। और नॉर्मली हम जो स्टार्ट करते हैं कि लो डोज से स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे करके उनको हाई डोज पे लेके जाते हैं, यानी जो रिक्वायर्ड डोज है वो रेगुलर लेना है। साथ ही साथ में विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन B12 है, D3 है, लौह तत्व की कमी हो सकती है, तो उसके रिलेटेड भी आपको डाइट में मॉडिफिकेशन करना है। आपको कोई मेडिकेशन दी गई है तो वह भी आपको फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, PCOS के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 40 to 70% लोगों में यह इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो अगर आपको या तो आपके नियर डियर में किसी को भी ऐसी तकलीफ़ है तो आप उनको अवश्य यह वीडियो शेयर कर सकते हो। उनके कोई भी क्वेरीज़ हैं तो उनको ज़रूर से कहिए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब के साथ हम वापस आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन।